दादी के हाथों से भीख का कटोरा गिर पड़ा। उनके फटे हुए दुपट्टे में जो सिक्के पड़े थे वे सड़क पर इधर उधर बिखर गए। दादू ने कांपते हाथों से अपने चश्मे को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उनका पूरा शरीर कांप रहा था। उनकी ऐसी हालत देखकर चारू सपनों के शहर लंदन में पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर चारू भारत लौटी थी। सालों बाद जब उसने अपनी मिट्टी की खुशबू महसूस की तो दिल में एक अजीब सी सुकून की लहर दौड़ गई। एयरपोर्ट से घर आते समय वो दादा दादी के संग बिताए बचपन के उन लम्हों में खो गई। चारू को बचपन से ही अपने दादा दादी के साथ रहना बहुत पसंद था। दादू दादी उसके लिए सिर्फ उसके रिश्ते भर नाम नहीं थे, बल्कि उसकी पूरी दुनिया थे। दादी की गोद में बैठकर कहानियां सुनना, दादू की उंगली पकड़कर पार्क में टहलना, वो सब उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। बिटिया रानी, तू बड़ी होकर क्या बनेगी? दादू उसे अक्सर पूछते थे। डॉक्टर, चारू खुशी से चिल्लाती। दादी हंसते हुए कहती, बस फिर क्या है, हमारी बीमारी का इलाज तो तू ही करेगी। लेकिन वक्त का खेल बड़ा अजीब होता है। कभी कभी हम जिन लोगों को सबसे ज्यादा चाहते हैं वही लोग हमारी जिंदगी से दूर हो जाते हैं। चारू का अपने दादा दादी के बिना एक दिन भी रहना उसके लिए नामुमकिन था। एक दिन जब उसके पापा विशाल ने उसे विदेश चलने के लिए कहा तो उसका मन बेचैन हो गया। तुषार एक महत्वाकांक्षी इंसान थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना देखा था, अमेरिका जाकर एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना और खूब पैसा कमाना। बेटा, तुझे हमारी जरूरत है। तुषार ने एक दिन चारू को समझाने की कोशिश की। अब तेरा भविष्य यहाँ नहीं वहाँ है। यहाँ भारत में डॉक्टर की पढ़ाई संभव नहीं है। अगर तू हमारे संग विदेश चलेगी तो तेरा डॉक्टर बनने का सपना जल्दी पूरा हो जाएगा। माँ बाप की हाँ में हाँ मिलाती रही। बेटा, वहाँ तुझे अच्छे स्कूल मिलेंगे, नई दुनिया देखने को मिलेगी। लेकिन चारू के लिए यह फैसला लेना आसान नहीं था। उसकी दुनिया तो उसके दादा दादी थे, जिन्हें छोड़कर मैं विदेश नहीं जाना चाहती थी। नहीं पापा, मैं दादी और दादू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, उसने रोते हुए कहा। चारू बेटा, समझने की कोशिश कर। पापा का स्वर सख्त हो गया। अगर तू यहाँ रहेगी तो हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हम ये सब तेरे लिए ही तो कर रहे हैं, पर मेरे लिए सबसे जरूरी दादा और दादी हैं। दादी ने उसके आंसू पोंछे। बिटिया, अगर तेरा भला इसी में है तो तू चली जा। हम तेरे बिना भी रह लेंगे। और फिर कुछ सालों की तो बात है, जब तू डॉक्टर बनकर आएगी तो वापस अपने देश आ जाना। चारू ने दादी के कांपते हाथ पकड़ लिए। नहीं दादी, आप कैसे सोच सकती हैं कि मैं आपको छोड़ दूंगी? पापा को यह मंजूर नहीं था। उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी उनकी तरक्की के आड़े आ रही है। कई दिनों तक घर में बहस चलती रही। आखिरकार एक फैसला हुआ। ठीक है, पापा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। चारू अपनी पढ़ाई पूरी होने तक भारत में रहेगी। उसके बाद आगे की डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए वह अमेरिका जाएगी। माँ ने भी हामी भर दी। ये सही रहेगा, लेकिन हमें वादा कर, तू बाद में वहां आ जाएगी। चारू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। क्या वाकई में वो कभी दादा दादी से दूर रह पाएगी? रात को दादी ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, बिटिया, सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं रहता। रिश्ते भी वक्त के साथ बदलते हैं, पर मेरे लिए आप कभी नहीं बदलेंगे दादी। चारू ने उनकी गोद में सिर रख दिया। समय बीतता गया। चारू ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया और पढ़ाई में इतनी व्यस्त हो गई कि घर आना जाना कम हो गया। दादी की याद आती तो फोन कर लेती, लेकिन हर बार दादू हंसकर कहते, बिटिया, तू बस अपना ध्यान रख, हम यहाँ अच्छे से हैं। पर अच्छे से वो नहीं थे। घर में माहौल बदलने लगा था। पापा का बिजनेस धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। कर्ज बढ़ने लगा, बैंक के नोटिस आने लगे। इन सब से परेशान होकर चारू के पापा तुषार अपने देश भारत वापस आ गए। माँ हमेशा परेशान रहती, लेकिन पापा के गुस्से
और तनाव के आगे उनकी एक नहीं चलती थी। और फिर एक वो दिन मनुष्य दिन आया। रात के करीब 11 बज रहे थे। दादी रसोई में बैठकर रोटियां बेल रही थी। तभी पापा की आवाज आई, अब और नहीं, अब बस बहुत हो गया। हम खुद कर्ज में डूब रहे हैं और ऊपर से ये दो लोग बैठे बैठे सिर्फ रोटियां तोड़ रहे हैं। दादी के हाथ कांप गए। दादू, जो कमरे में चुपचाप अखबार पढ़ रहे थे, धीरे से उठे और दरवाजे पर आके खड़े हो गए। बेटा, तेरा गुस्सा जायज है, पर हम तेरे लिए बोझ नहीं बनना चाहते। जो कहना है साफ साफ कह दे। पापा ने गहरी सांस ली और अपनी माँ से कहा, देखिए, मैं आप लोगों का बोझ और नहीं उठा सकता। माँ ने कांपते हुए कहा, बेटा, अगर मुश्किलें आई हैं तो हम सब मिलकर लड़ लेंगे, हमें अलग मत कर। तुषार ने गुस्से में सिर झटका। मुझे लड़ना है माँ, लेकिन अपने लिए। मैं अपनी जिंदगी भर की मेहनत तुम लोगों की देखभाल में बर्बाद नहीं कर सकता। पिता ने पहली बार नजरें उठाई। उनकी बुरी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। तो बेटा, अब हम बोझ बन गए? तुषार ने झुंझलाकर कहा, बोझ 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 नहीं, पर सच यह है कि हमारे पास अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। माँ की आंखें भर आई। विशाल, हम तेरे अपने हैं। जब तू छोटा था तो हमने तुझे हर तकलीफ से बचाया, और आज? तुषार का चेहरा कठोर था। उसे अपने बिजनेस की चिंता थी, अपनी जिंदगी संवारनी थी। इसे उस उम्र में अपने बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं चाहिए थी। उसने नौकर को आवाज लगाई, रमेश, इनके लिए एक टैक्सी बुला दो। माता पिता का दिल धक से रह गया। माँ ने आगे बढ़ के तुषार का हाथ पकड़ लिया। बेटा, हम कहाँ जाएंगे? तुषार ने झटके से हाथ छुड़ा लिया। मुझे नहीं पता, तुम जहाँ चाहो वहाँ जाओ, लेकिन इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। माँ को यकीन नहीं हुआ कि यह वही बेटा था जिसे गोद में खिलाया था, जिसके लिए रातों को जागा था। पिता धीरे से उठे, उनका शरीर कांप रहा था। उन्होंने माँ की तरफ देखा। चलो, हमें अब इस घर से जाना ही होगा। तुषार ने कोई भाव नहीं दिखाया। उसने बस अपनी नजरें फेर ली। रात के करीब 2 बज रहे थे जब दादी ने अपनी गठरी बांधी। उसमें सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े और दादू की पुरानी घड़ी। घर के दरवाजे से निकलते हुए दादी ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। अच्छा किया जो चारू यहाँ नहीं है, वरना ये सब देखती तो उसका दिल टूट जाता। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। माँ पिता के कदम भारी थे, लेकिन वो दरवाजे तक पहुंच गए। नौकर ने दरवाजा खोला। ठंडी हवा के झोंके ने दादा दादी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। दादी एक बार फिर मुड़ी। विशाल बेटा, ये घर हमने अपने खून पसीने से बनाया था। क्या आज इसमें हमारे लिए इतनी भी जगह नहीं बची? तुषार ने आंखें बंद कर ली और कहा, नहीं। माँ ने अपना जवाब पा लिया था। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। वो दोनों धीरे धीरे अंधेरे में खो गए। घर के दरवाजे बंद हो गए और भीतर तुषार ने एक गहरी सांस ली, शायद हल्की, शायद भारी। लेकिन वो नहीं जानता था कि उस रात उसने सिर्फ अपने माँ बाप को नहीं निकाला, बल्कि अपनी आत्मा को भी घर से निकाल दिया था। दूसरी तरफ रात के सन्नाटे में चारू अपने कमरे में किताबों के बीच खोई हुई थी। अमेरिका में उसका मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुका था, लेकिन मन में तो अब भी वही अपने दादा दादी का पास था। हर दिन उसका हालचाल जानने के लिए वीडियो कॉल किया करती थी, पर पिछले कुछ दिनों से कोई जवाब नहीं आ रहा था। उसका दिल घबराने लगा। उसने माँ को फोन किया। माँ, दादी फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? सब ठीक तो है ना? माँ के स्वर में हल्की सी घबराहट थी। बेटा, वो अपने किसी रिश्तेदार के पास गई हैं। किसी रिश्तेदार के पास? चारू की आंखों में संदेह उभर आया। माँ ने जल्दी से कहा, वो दूर के चाचा के यहाँ। तू फालतू परेशान मत हो, सब ठीक है, सिर्फ थोड़े दिनों के लिए ही गए हैं। लेकिन चारू को यह जवाब कुछ अधूरा सा लगा। दादी इतनी कमजोर थी, वो बिना बताए कहीं नहीं जा सकती थी। और फिर दादाजी के तो पिछले हफ्ते घुटनों में कितनी तकलीफ शुरू हो गई थी, वो इतनी दूर कैसे जा सकते थे?
उसका दिल बेचैन हो गया। उस रात चारू की आंखों में नींद नहीं थी। अंधेरे कमरे में बैठी वो बस अपने फोन की स्क्रीन को ताक रही थी। हर 5 मिनट में व्हाट्सएप खोलती। आखिरी बार ऑनलाइन 3 दिन पहले दिखा रहा था। उसकी उंगलियां दादी का नंबर डायल करती। दिस नंबर यू आर करेंटली स्विच ऑफ। उसे एक झटका लगा। फोन बंद। दादी कभी अपना फोन बंद नहीं करती थी। उसका गला सूख गया। उसने पापा को जल्दी से कॉल किया। पापा, सच सच बताइए, दादा दादी कहाँ हैं? पापा ने ठंडी आवाज में कहा, बेटा, तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वो सही जगह पर हैं। कौन सी सही जगह पर पापा? चारू की आवाज भारी हो गई, लेकिन पापा ने फोन काट दिया। अब चारू को यकीन हो गया था कि कुछ तो गलत हुआ है। उसने सिर घुटनों में छुपा लिया। दादा दादी की यादें किसी बवंडर की तरह उसके अंदर घूमने लगी। दादी का प्यार भरा हाथ, उसकी पीठ सहलाना, दादी की कहानियां सुनते सुनते आंखें भर आना, वो पुरानी चूड़ियां जो दादी ने उसके लिए संभाल कर रखी थी, दादी की किताबें जिनमें वो हर रात पढ़कर सोती थी। नहीं, मैं अपने दादा दादी को कुछ नहीं होने दूंगी। आधी रात को ही उसने लैपटॉप खोला और भारत की फ्लाइट की टिकट बुक कर ली। उसे नहीं पता था कि जब वो भारत पहुंचेगी तो सच उसके सामने आएगा। वो उसकी पूरी दुनिया ही हिलाकर रख देगा। टैक्सी से उतरते ही जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचे, दरवाजे पर उसकी माँ मिली। उसे देखकर चौंक गई। चारू, अचानक तूने बताया नहीं? अभी तो तेरी पढ़ाई बाकी है, तू वापस कैसे आ गई? चारू अंदर दाखिल हुई और बिना भूमिका के सीधे सवाल दागा, दादा दादी कहाँ हैं? माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। बेटा, मैंने बताया तो था, वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हैं। चारू की आंखें गुस्से से भर गई। कौन से रिश्तेदार माँ? नाम तो बताइए। तभी पापा भी कमरे से आ गए। चारू ने उन्हें घूरते हुए पूछा, पापा, दादा दादी कहाँ हैं? सच सच बताइए। तुषार ने नजरें चुरा ली। बेटा, तुझे इस सब में उलझने की कोई जरूरत नहीं है। वो जहाँ है खुश है। वो तेरे दूर के चाचा के यहाँ पर गए हैं। वो तेरे दादाजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो डॉक्टर ने कुछ दिन उन्हें हवा पानी चेंज करने के लिए कहा था। तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, कुछ दिनों में मन भर जाएगा तो वापस आ जाएंगे। सिर्फ तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। चारू को अपनी पापा की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसके पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं था। वह सीधा अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन जब सुबह चारू उठी, रविवार की सुबह थी। हल्की ठंडक थी, लेकिन सूरज की किरणें तेज होने लगी थीं। चारू ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप मेरे संग बड़े मंदिर चलोगी? अक्सर मैं और दादी वहाँ दर्शन करने के लिए जाया करते थे। थोड़ी देर बाद चारू माँ के साथ मंदिर पहुंची। वह विदेश से लौटी थी, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। जैसे ही वह गाड़ी से उतरी, उसके कदम खुद ब खुद ठिठक गए। सामने मंदिर के बाहर कुछ बुजुर्ग लोग बैठे थे, मैले कुचैले कपड़ों में, धूल और गरीबी में लिपटे हुए। कुछ भीख मांग रहे थे, कुछ बस वहां जमीन पर आंखें बंद किए हुए पड़े थे, जैसे जिंदगी से थक चुके हों। चारू की नजर अचानक दो चेहरों पर जा टिकी। एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें अब धुंधली हो चुकी थी, जिनकी पीठ झुक चुकी थी और कान जिनके हाथ कांप रहे थे। पास ही बैठी एक कमजोर सी औरत, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, जिनकी आंखों में नमी थी और चेहरे पर गहरी उदासी भरी लकीरें उभर आई थी। उनकी आंखें अचानक चारू पर पड़ी। एक पल को सब कुछ ठहर गया। दादू, दादी। चारू के होठ कांप उठे। दादी के हाथों से भीख का कटोरा गिर पड़ा। उनके फटे हुए दुपट्टे में जो सिक्के पड़े थे, वे सड़क पर चारों तरफ बिखर गए। दादू ने कांपते हाथों से अपने चश्मे को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उनका पूरा शरीर कांप रहा था। बेटा, तू। दादी की आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे सदियों का दर्द उसमें समा गया हो। चारू की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा।
ये कैसे हो सकता है? जिन दादी दादू ने उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहा, वो हर त्याग के लिए तैयार थे, वो आज मंदिर के बाहर भीख मांग रहे थे। जहां इस हालत में उसकी सांसें तेज होने लगी। दादी के होठ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन वे सिर झुकाकर बैठ गई जैसे किसी अपराधी की तरह। दादी, आप बोलती क्यों नहीं? प्लीज प्लीज कुछ तो कहिए। चारू उनके पैरों में बैठ गई। दादू ने धीमे से उसकी ठुड्डी पकड़ी। उनके हाथों की खुदरी उंगलियां में कभी वह प्यार था जो उसे बचपन में थपकियां देकर सुलाता था, पर आज उसमें बस भूख, तकलीफ और लाचारी थी। बेटा, हमें माफ कर दे, हम तुझे परेशान करना नहीं चाहते थे। चारू का दिल फटने लगा। माफ? किस बात के लिए दादू? मुझे माफ करना चाहिए जो इतने साल आपसे दूर रही, पर आप यहाँ क्यों? दादी ने दर्द से अपनी फटी हुई साड़ी को समेटा। उनके होठ कांप रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहती थी, पर गले में कोई भारी पत्थर फंस गया था। दादू ने गहरी सांस ली। बेटा, जब तेरा पिता मुश्किल में था तो हम उस पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसलिए हमने खुद ही घर छोड़ दिया। सोचा कहीं और अपना गुजारा कर लेंगे, पर उम्र के साथ सब कुछ छूटता गया। जो कभी हमारे सपने थे, अपने थे, उन्होंने हमें ठुकरा दिया। दादी ने फटी हुई चप्पल को अपने पैरों में घसीटते हुए कहा, कभी कभी खाने के लिए पैसे होते हैं, कभी नहीं। कभी लोग बचा कुचा खाना दे देते हैं, कभी धक्के मारकर भगा देते हैं। कभी कोई हमें अपने घर से रोटी देकर इंसान समझता है, तो कभी कोई हमें जानवर से भी बदतर समझकर दूर धकेल देता है। दादू की आवाज भारी हो गई। पर सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब कोई हमें पहचान लेता है। चारू की आंखों में आंसू गिरने लगे। पहचान लेता है? दादी ने कड़वा सच उगल दिया। तेरे पापा एक बार हमें यहाँ देखकर निकल गए थे बिटिया। उन्होंने हमें देखा और नजरें फेर ली। चारू के दिल में कुछ चटक गया। माँ, जो अब तक दूर खड़ी थी, उनके मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। मैं मजबूर थी काव्या, मैं कुछ नहीं कर पाई। चारू उठ खड़ी हुई। उसके अंदर एक तूफान उठ चुका था। उसने माँ की ओर देखा। पापा कहाँ हैं? माँ रोते हुए बोली, वो घर पर हैं, उस घर में जहाँ उनके अपने माँ बाप के लिए कोई जगह नहीं थी। दादी ने धीरे से चारू का हाथ थामा। बेटा, हमें अब उस घर में की जरूरत नहीं है, हमें अब किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस तू यहाँ आ गई यही बहुत है। पर चारू जानती थी ये कहने की बात थी। दादी की आंखों के नीचे पड़े गहरे काले धब्बे, दादू की झुकी हुई कमर, उनके फटे हुए कपड़े, सब चीख चीख कर कह रहे थे कि उन्हें बहुत कुछ चाहिए था। सबसे ज्यादा तो चाहिए इज्जत। चारू ने एक कसम खा ली, अब और नहीं। वो अपने दादी दादू को सहारा देकर खड़ी करने लगी। अब आप मेरे साथ घर चलिए। दादी कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चारू ने उनका हाथ जोर से पकड़ लिया। अगर आपने मना किया तो मैं खुद अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। दादू दादी की आंखों में आंसू बहने लगे। वो दोनों उठे। उनके लड़खड़ाते पैरों को चारू ने थाम लिया, जैसे वो बचपन में उनकी उंगली पकड़कर चला करती थी, वैसे ही आज उसने उन्हें थाम लिया था। मंदिर के बाहर खड़े लोग ये सारा दृश्य देख रहे थे। कोई फुसफुसा रहा था। आज भीख मांगने वाले दो लोग अपने घर वापस लौट रहे हैं, लेकिन चारू जानती थी ये भीख मांगने वाले नहीं थे, ये उसके भगवान थे जो आज लौट रहे थे। चारू अपने दादा दादी को मंदिर से घर ले आई। जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुंची, पापा के चेहरे पर अपराध बोध की परछाई साफ झलकने लगी थी। चारू ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। अब आप दोनों चुपचाप मेरी बात सुनिए। उसकी आवाज गूंज उठी। उसने जिस माँ ने तुम्हें अपनी कोख में रखा, जिसे भगवान से ज्यादा माना, उसी माँ को धक्के मार के घर से निकाल दिया। और वो पिता जिसने तुम्हें हाथ पकड़कर चलना सिखाया, जिसके पैसों से तुम पढ़े, उन्हीं को इस हाल में छोड़ दिया। तुषार की आंखें झुक गईं। तुम्हें कैसा लगा जब तुम्हारा बिजनेस डूबा था? अब तुम्हें अपना ही घर नरक लगने लगा था।
तब यही माँ बाप थे जिन्होंने तुम्हें संभाला और बदले में तुमने इन्हें सड़क पर फेंक दिया। तुषार ने रूंधी आवाज में कहा, बेटा, मेरी मजबूरी थी। बंद करो ये मजबूरी का नाटक पापा। चारू की आंखों में गुस्से की आग थी। सच तो यह है कि तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ था। जब बूढ़े माँ बाप आपको बोझ लगने लगे तो उन्हें बाहर उठाकर फेंक दिया। तुम्हारे लिए अपने बिजनेस का घाटा सबसे बड़ा था। माँ सुबह पड़ी, बेटा, हम शर्मिंदा हैं। माँ, तुम्हें भी शर्मिंदा होना चाहिए। तुमने इस अन्याय को रोका क्यों नहीं? क्या तुम्हारी शादी में तुम्हें बेटी से बहू बना दिया कि तुम अपने सास ससुर के लिए एक शब्द भी नहीं बोल पाई? पापा अब तक चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में ग्लानि झलक कर आ रही थी। चारू ने आगे बढ़कर दादा दादी का हाथ थामा। अब से ये मेरे साथ रहेंगे। और पापा, कान खोलकर सुन लीजिए, आप दोनों को इस गलती की सजा मिलेगी। उसने कोर्ट में केस दायर कर दिया। कानून के मुताबिक बुजुर्ग माता पिता की देखभाल न करने पर संतान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तुषार को अदालत में बुलाया गया। जज ने सख्ती से कहा, अपने माता पिता के साथ जो किया है वो मानवता के खिलाफ है। आपको इनके भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी। तुषार को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चारू ने अपने दादा दादी को अपने पास रख लिया, लेकिन दादा दादी अब पहले जैसे खुश तो नहीं थे, लेकिन उन्हें दिल में एक सुकून था कि कम से कम उनकी पोती ने उन्हें दिल से अपनाया है। इधर तुषार और उसकी पत्नी को अपने किए गए अपराधों पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन चारू के दिल में उनके लिए सिर्फ नफरत थी। एक रात जब चारू दादी का हाथ पकड़कर बैठी थी, उन्होंने उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। तू हमें किसी और के अपनाने की जरूरत नहीं है। चारू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कसकर अपनी दादी को गले लगा लिया। अब उसके लिए यही रिश्ता सबसे बड़ा था, एक पोती और उसके दादा दादी का रिश्ता जो किसी स्वार्थ से परे था। दोस्तों, आपको दादा दादी और पोती की ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या चारू ने अपने पिता को कोर्ट में घसीटकर सही किया या गलत? प्लीज़ अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। जय श्री राम दोस्तों।